2017 से लेकर रशिया कोशिश कर रहा है एशिया में खुद को मजबूत करने के लिए। रूसी डिप्लोमेट्स जो हैं इस इनिशिएटिव को टर्न टू द ईस्ट पॉलिसी का नाम देते रहे हैं। अब इकोनॉमिकली तो रशिया के पास आप देखें ज़्यादा कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, सिर्फ उनके पास फ्यूल और ऑयल है, ये चीज़ें हैं उनके पास। लेकिन मिलिटरली इन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं डिफेंस इक्विपमेंट सेल करने के हवाले से। एशिया में जो प्रो वेस्ट मुल्क हैं इन्होंने तो शुरू से ही ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई रशिया को, वो ज़्यादा इकोनॉमिक जो टाइज़ हैं डेवलप नहीं कर सके इस हवाले से। मिसाल के तौर पर आप देखें जापान को और रशिया को देखें, इनके जो बायलैटरल जो इनका ट्रेड था 2013 में 33.2 बिलियन डॉलर्स का था। लेकिन अगर आप आज देखते हैं ना, लास्ट ईयर जो ख़त्म हुआ है 2021, यहाँ तक आते आते ट्रेड बढ़ने की बजाय कम हो गया है। 20 अरब डॉलर क्या हो गया है, 20.8 बिलियन डॉलर्स टू बी एग्जैक्ट। तो 33 से 20 पे आ गया, 13 अरब डॉलर की लगभग यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। जापान एज यू नो अमेरिकन इत्तेहादी है। इसी तरह से आप देखें साउथ कोरिया भी अमेरिका का इत्तेहादी है। साउथ कोरिया के साथ रूस का ट्रेड 27.3 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन ये टोटल साउथ कोरियन ट्रेड का सिर्फ 2% है। आसियान के मुल्क वैसे तो चाइना के ज़्यादा करीब हैं, चीन इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, लेकिन फिर भी आसियान के मुल्कों ने रशिया के साथ ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज डेवलप नहीं किए हुए। बाय द वे चीन के साथ आसियान के मुल्कों का ट्रेड वैसे 878 बिलियन डॉलर्स का है सारे मुल्कों के साथ, जबकि अमेरिका के साथ उनका जो ट्रेड है दैट इज़ अराउंड 441 बिलियन डॉलर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो चाइना का है आसियान के मुल्कों में वो डबल पे है, अमेरिका से भी डबल पे है। लेकिन एक चीज़ है, डिफेंस के हवाले से आसियान के मुल्क रशिया को बड़ी अहमियत देते रहे हैं। रूस उनके टॉप के डिफेंस पार्टनर्स में से एक रहा है, बल्कि लगभग 30 साल से रूस इनका वन ऑफ द टॉप डिफेंस पार्टनर रहा है। रूस की टर्न टू द ईस्ट पॉलिसी से भी पहले रशिया वहाँ पर अपने वेपन सेल करता था, पहले से ही वो उनसे आसियान वाले हथियार लेते रहे हैं। अलबत्ता अब यूक्रेन वाली जंग के बाद मुमकिन है कि रशिया अपनी ये बड़ी डिफेंस मार्केट भी काफ़ी हद तक लूज कर दे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ना, सैंक्शंस का खेल है सारा। इस जंग से पहले भी अमेरिका रीजन के मुल्कों पे दबाव डाल रहा था कि रशिया से हथियार मत खरीदें। अब तो वो मज़ीद दबाव डाल रहे हैं इन पे। मिसाल के तौर पर आप इंडिया को देखें, एशिया में रूस के हथियारों का जो सबसे बड़े जो उनके कस्टमर्स हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ देम। 2012 से लेकर आप अगर 2021 तक देखें, 8-9 सालों के अंदर, तो इंडिया ने रशिया से हथियारों की खरीदारी बढ़ाई नहीं है, कम की है। और कितनी कम की है? मैसिव 47% कम की है, ऑलमोस्ट आधी कर दी हुई है। जितने ये 2012 में 13 में लेते थे, और अगर आप इनको देखें 2021 में, तो 47% की गिरावट वहाँ पर नज़र आती है। उधर अगर आप वियतनाम देखें, ट्रेडिशनली वियतनाम के अमेरिका के साथ बड़े ख़राब रिलेशंस थे, इनके दरमियान जंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा पिटाई भी लगाई वियतनाम वालों ने, भगाया अमेरिकन को। लेकिन इस जंग के बाद वियतनाम और अमेरिका के जो टाइज़ हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं। ये बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते इस पर, बड़े ज़बरदस्त। और अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ वियतनाम। अब वियतनाम जो है ये भी रशिया की हथियारों की खरीदारी का बड़ा कस्टमर हुआ करता था, लेकिन इन्होंने भी रिसेंट ईयर्स में अपने हथियारों की खरीदारी रशिया से 71% कम कर दी है इस अरसे के दौरान। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट्स पर ज़्यादा रशिया कामयाबियां हासिल नहीं कर पा रहा था एशिया के अंदर और इन रीजन्स के अंदर। इसकी जो टर्न टू द ईस्ट पॉलिसी है इसमें कोई ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं। लेकिन मिलिटरली भी आप अगर आप देखें ना, तो उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिकन दबाव की वजह से ग्रेजुअली डिक्लाइन आ रही है उसकी सेल में। ऐसे में रशिया के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ इन रीजन्स के अंदर एशिया में नए नए कस्टमर ढूंढे, नए नए अलाइंसेस बनाए, और ये उनकी मजबूरी है टू स्टे रिलेवेंट इन द रीजन। अगर वो इकोनॉमिकली भी रिलेवेंट नहीं है, रशिया जो है वो डिफेंस के हवाले से भी रिलेवेंट नहीं होगा, तो क्या करेगा रशिया? उसकी हैसियत क्या रह जाएगी एशिया के अंदर? ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नए मुल्क यहाँ ढूंढे जो कि उनके वेपन्स पर रिलाय करें। अब इस सारे सिनारियों में जो सबसे आसान टारगेट है ना रशिया का इस हवाले से, वो आसान टारगेट्स वो मुल्क हैं रीजन के जिनके साथ अमेरिका और वेस्ट के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। म्यांमार इसी वजह से रूस के नज़दीक एक सॉफ्ट टारगेट है, बेहतरीन ऑप्शन है। मिलिट्री जनता को ना अमेरिका मुंह लगाता है, ना वेस्ट वाले इसको पसंद करते हैं। इसीलिए मिलिट्री जनता वाला जो म्यांमार है एक नेचुरल पार्टनर है रशिया के लिए। ऐसा नहीं है कि रूस ने यहाँ पर फेवरेटिज्म एक शुरू करके रखा हुआ है, अपने फेवरेट्स बनाए हुए हैं, बांग्लादेश मेरा फेवरेट नहीं है, म्यांमार मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं है।
जियोपॉलिटिकल जो मैप है ना, वो खुद ही ऐसा बन गया है रूस के लिए कि दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स म्यांमार मोर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास रूस से वेपन्स लेने के लिए म्यांमार से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन बांग्लादेश ले नहीं सकता, नहीं लेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, नहीं लेगा। रूस के वेपन्स ज़बरदस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन बांग्लादेश नहीं लेगा। कोई छोटी मोटी डील कर सकता है, लेकिन बड़ी डील नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का एक कानून है, एक एक्ट है अमेरिका का, जिसे कहते हैं काटसा, CAATSA, काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये उनका एक्ट है, कानून है। ये एक्ट क्या है? एक तलवार समझ लें, एक तरह की दुनिया के ऊपर लटकती रहती है। इस कानून के मुताबिक अमेरिका हर उस मुल्क पे सैंक्शंस लगाता है जो कि रशिया से या उसके दीगर जो अमेरिका के दुश्मन मुल्क हैं उनसे हथियार लें। पाबंदियां और बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां अमेरिका लगा देता है। बांग्लादेश अगर लेता है रशिया से हथियार तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगी। वियतनाम ने इस कानून के डर से ही रूस से हथियारों की खरीदारी 70% कम कर दी है लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। इंडिया ने भी इसी वजह से कम किए हुए हैं। इंडिया उधर टिल्ट हो गया। इंडिया ने तो खैर मोदी साहब के आने के बाद अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की हुई थी, जो कि काम नहीं कर रही बाय द वे, लेकिन वियतनाम ने अगर आप देखें 70% उन्होंने खरीदारी कम कर दी। काटसा असल में 3 मुल्कों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया था, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, कि इन तीनों मुल्कों का साथ देना जो है ना, जो भी मुल्क इनके साथ डील करेगा तो फिर अमेरिका उनके ऊपर फाइनेंशियल जो सैंक्शंस हैं, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम जो था ना, अभी तो खैर बायपोलर एक दुनिया हो गई है, लेकिन पहले जब ये काटसा भी आया था उस वक्त भी यूनिपोलर वर्ल्ड थी। तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका के रहमो करम पे चलता था, उसी के आशीर्वाद से चलता था। तो अगर कोई मुल्क इन तीनों मुल्कों से डील करता तो उस मुल्क की एलसीज नहीं खुलेंगी, उस मुल्क को इंपोर्ट वो नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे गुड्स अपने, उनको बाहर की दुनिया कोई लोन नहीं देगी, और उनका बैंकिंग सिस्टम जो है वो तकरीबन दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि ईरान का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अरसे तक कट ऑफ था, दुनिया के अक्सर बैंक्स जो थे उनसे डील नहीं करते थे। इंडिया ने जब अभी हाल में S-400 लिया था ना, तो उनके ऊपर भी काटसा की तलवार लटक रही थी, लेकिन इन्होंने समहाउ मैनेज कर लिया था इसको। अमेरिका को खुद भी उन्होंने शीशे में उतार लिया था कि भाई इस तरह है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है रशिया के अंदर, अगर हम इनको बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो फिर ये तो टिल्ट हो जाएगा रशिया उधर। तो अमेरिकन खुद भी ट्राई कर रहे थे तब कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को अगर हम यूज़ करते हैं इस तरह से, और उसको यूज़ करते हुए हम रशिया और चाइना में अगर कुछ दूरियां पैदा करते हैं तो ये अच्छा है, काटसा को वेवर दे देते हैं इंडिया का। उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका था। इट वॉज अ मिस कैलकुलेशन फ्रॉम अमेरिकन। वो समझ रहे थे कि इंडिया जो कह रहा है वो कर पाएगा चाइना और उनके बीच। पहले पास्ट में पाकिस्तान कर चुका है ना, सोवियत यूनियन और चाइना के बीच रिफ्ट उन्होंने क्रिएट करवाई थी पहले, जब हेनरी किसिंजर की वो मशहूर ज़माना मीटिंग उन्होंने अरेंज कराई थी, सारा कुछ वो अभी समझ रहे थे हो सकता है इंडिया ये रोल प्ले करे, लेकिन इंडिया नहीं कर पाया था। इंडिया रशिया और चाइना के बीच दूरी पैदा करने में नाकाम हुआ था। बांग्लादेश के पास अलबत्ता ये काटसा का वेवर लेने के लिए डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अब ये एक फैक्ट है जिसको मानना पड़ेगा कि उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो इस चीज़ का वेवर लेकर रशिया से हथियार खरीदना शुरू कर दें। इन सैंक्शंस को वो इंडिया की तरह अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए बांग्लादेश मिलिटरली रशिया के क्लोज नहीं हो सकता, डिस्पाइट ऑफ इट्स ओल्ड हिस्टोरिकल टाइज विद द रशिया। सोवियत यूनियन के ज़माने से बांग्लादेश बनाने में भी बहुत बड़ा रोल सोवियत यूनियन ने प्ले किया था। लेकिन म्यांमार को देखें, पहले ही आधी दुनिया जो है उसका बैकआउट करके बैठी हुई है, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता म्यांमार वालों को। वो कहते हैं भली करते हैं, पहले ही कौन सा हमारे ऊपर, सारों ने सैंक्शंस लगा हुए हैं। इसीलिए रूस आपको म्यांमार की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता हुआ नज़र आता है। पीछे इसके अमेरिका की ये जो सैंक्शंस वाली गेम है ना, ये है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बांग्लादेश के लिए यहाँ पर रशिया को बैलेंस करने के लिए। मतलब उनको बैलेंस करना चाहिए। रशिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, ख़ासतौर पर वो जो इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी जो है इनकी डिफेंस की, वो बड़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बांग्लादेश और म्यांमार के मिलिट्री गैप बढ़ सकता है अगर वो इस तरह से परचेजिंग करते रहे रशिया से और बांग्लादेश उसको काउंटर करने में नाकाम रहा। तो इसीलिए यहाँ पर वो बैलेंस करना चाहिए उनको, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बांग्लादेश के पास। उधर काटसा की तलवार उनके ऊपर है, वो इक्विपमेंट्स नहीं ले सकते, म्यांमार वाले ले सकते हैं। ये बड़ी मुश्किल डिप्लोमेटिक सूरत हाल बांग्लादेश के लिए पैदा हुई पड़ी है रशिया के मामले में।